हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की, जिसमें हम थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जनरल सी बात हो रही है कि चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं मैटर के अंदर। राइट, तो सन 1900 में ही इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी कि जो एटम होते हैं वो सिंपल नहीं होते, उनके अंदर कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले बात हुई इलेक्ट्रॉन की, जिसको किसने डिस्कवर किया था? तो जे थॉमसन ने उसको डिस्कवर किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से भी पहले एक साइंटिस्ट थे, ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने 1886 में कैनाल रेज की डिस्कवरी की। कैसे की उन्होंने कैनाल रेज की डिस्कवरी? तो एक गैस डिस्चार्ज में उन्होंने कुछ न्यू रेडिएशंस को देखा। राइट, और ये रेडिएशंस कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी। बाद में जाकर के पता चला कि ये कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको कि उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया गया, और इसका साइन कैसा था? इलेक्ट्रॉन से उल्टा था। मतलब कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन के पास कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। राइट, द मास ऑफ एन एटम, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इनका जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है। राइट, और जो एटम के अंदर ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये म्यूचुअली बैलेंस में प्रेजेंट होते हैं कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट, और अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इंटीरियर ऑफ द एटम में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को तो पील ऑफ कर सकते हैं एटम से, लेकिन प्रोटॉन्स को हम लोग पील ऑफ नहीं कर सकते। राइट, उसके बाद नेक्स्ट बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था वो दिया था जे थॉमसन ने। तो इन्होंने अपने मॉडल में बात की कि जो स्ट्रक्चर है एटम का वो किस तरह से होता है, उसको कंपेयर किया एक क्रिसमस पुडिंग से। राइट, तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। इन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, राइट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं। राइट, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो एक पुडिंग के अंदर धसे होते हैं। राइट, तो उसी तरह से वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल लिया जाता है कि जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जिस तरह से जो सीड्स हैं इसके वो उस स्फीयर में धसे हुए हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी एटम के अंदर धसे होते हैं। राइट, नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या प्रपोज किया इस थ्योरी के बेस पे कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। राइट, कि एक एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है वो एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर धसे होते हैं। राइट, देन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में। मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज एक एटम में होता है। राइट, इसी वजह से जो एटम है वो पूरा का पूरा कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। राइट, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है। जो पूरा का पूरा एटम है वो दोनों के इक्वल चार्ज होने की वजह से न्यूट्रल होता है। राइट, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो थॉमसन ने जो चीज़ें प्रपोज की थी उसके ऊपर तो वो पूरा का पूरा मॉडल बिल्कुल सही बैठा, लेकिन जो अदर साइंटिस्ट थे उनकी कुछ कामों के ऊपर या उनकी कुछ चीज़ों के ऊपर ये मॉडल उनकी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। राइट, तो अब जे थॉमसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जो बर्थ था वो मैनचेस्टर में हुआ था। वहाँ पे एक जगह पड़ती है चीथम हिल करके, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब? तो 18 दिसंबर 1856 में इनका जन्म हुआ था। बाद में इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता फिजिक्स में इन 1906 में। इनका जो काम था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद 35 इयर्स तक इन्होंने एक कैम्ब्रिज में एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था कैवेंडिश। राइट, वहाँ पे इन्होंने काम किया, उसको डायरेक्ट किया। राइट, और इनके जो रिसर्च असिस्टेंट थे, लगभग 7 रिसर्च असिस्टेंट्स, उनको भी बाद में जो है वो नोबेल प्राइज़ उनके काम के लिए दिया गया। राइट, उसके बाद है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। राइट, तो जो अर्नस्ट रदरफोर्ड थे उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो जानना चाहते थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से एटम के अंदर अरेंज होते हैं। राइट, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहाँ पे उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को किसके ऊपर गिराया। तो एक छोटी सी उन्होंने थिन बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल ली,
उसके ऊपर उन्होंने गिराया। तो इस तरह से आप जो है वो पिक्चर देख सकते हैं। एक लेड बॉक्स है, उसके बीच में उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो डाल रखा है। अब जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसकी रेज उन्होंने डायरेक्टली किस पे डाली, गोल्ड फॉइल पे डाली, राइट। और उसके आसपास पे क्या लगा दी, डिफ्लेक्शन स्क्रीन लगा दी, राइट। उसके बाद उन्होंने ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, राइट। उनको जितनी पतली एक लेयर हो सकती है उतनी पतली एक लेयर चाहिए थी, जिसकी वजह से उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज करा। तो इस गोल्ड फॉइल का जो साइज था वो कितना था, 1000 एटम्स थिक थी ये, राइट, कि 1000 एटम्स मोटी थी ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या थे एक्चुअल में, वो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस थे, राइट। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, राइट। तो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस थे वो, जिनका मास कितना था, 4u जो था उनका मास था, राइट। और ये कैसे पार्टिकल्स थे, ये बहुत ही फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें देखने को मिलती है, राइट। It was expected that the alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms, right। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं ये इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मदद से डिफ्लेक्ट होंगे, जो गोल्ड के एटम्स थे, राइट, उनकी वजह से ये डिफ्लेक्ट होंगे। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, तो क्या था कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स थे ये प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हैवियर थे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन जो था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, राइट। तो क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट से बनाई थी उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, राइट, कि जो कुछ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही सीधे के सीधे गोल्ड फॉइल में से पार हो गए, राइट। दूसरी, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, राइट। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए फॉइल के द्वारा, लेकिन बहुत ही स्मॉल एंगल पर से वो थे डिफ्लेक्ट हुए, राइट। उसके बाद है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर टू बी रीबाउंड, राइट, कि हर 12,000 पार्टिकल को उन्होंने देखा कि वो कैसा था, वो रीबाउंड हो गया था, राइट। तो अगर रदरफोर्ड के वर्ड्स में कहा जाए तो दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शीट एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक्स टू हिट यू, राइट। तो ये जो पूरे वर्ड्स थे ये किसके थे, रदरफोर्ड के थे। उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को इन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था, राइट। तो अब हम थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में भी देखेंगे कि इनका जो लाइफ हिस्ट्री था वो क्या था, राइट। तो जो रदरफोर्ड थे, राइट, उनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, स्प्रिंग ग्रूव करके एक जगह है, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ 30 अगस्त 1871 में, राइट। और उनको क्या कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स का, राइट। और वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उन्होंने ये रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया था, राइट। और उन्होंने न्यूक्लियस जो था वो एटम का उसको डिस्कवर किया था इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की मदद से, राइट। और बाद में उनको चल करके नोबेल प्राइज़ भी दिया गया उनके काम के लिए केमिस्ट्री के अंदर। तो इनको कब मिला था, 1908 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, राइट। तो थोड़ी सी जानकारी है रदरफोर्ड के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या चीज़ें कंक्लूड की उनके बारे में अब हम जान लेते हैं। पहला है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, राइट। कि इन्होंने कहा कि एटम के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है वो कैसा है, वो खाली है, राइट। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे ही गोल्ड फॉइल में से पार हो गए, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, राइट। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, राइट।
तो इन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही कम जो थे पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी सी जगह जो है वो एटम के अंदर वो ऑक्यूपाई कर लेता है, घेर लेता है, राइट। तीसरी चीज़ क्या थी, a very small fraction of alpha particles were deflected by 1800, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि बहुत ही कम फ्रैक्शन जो थी वो हमें अल्फा पार्टिकल्स की देखने को मिली जो डिफ्लेक्ट हुई, राइट। और इसी वजह से उन्होंने क्या देखा कि जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है गोल्ड एटम्स का वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम अमाउंट में एटम के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 105 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एन एटम, राइट। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कैलकुलेट किया वहाँ से कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो एटम से 100 टाइम्स छोटा है, लेस है, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने कंक्लूड की, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। तो इसी बेस पे उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया, राइट, जिसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स थे, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एक सेंटर होता है, राइट, जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया, राइट। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, और जो सारा का सारा मास है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एटम का हमें देखने को मिलता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के जो आसपास है, राइट, वो घूमते हैं सर्कुलर पाथ में। तीसरी चीज़ उन्होंने कही, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एन एटम, राइट, कि जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा है एज़ कंपेयर करें हम पूरे के पूरे एटम के साइज़ से, तो न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही छोटा है, राइट। अब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने कहा द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि जो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनका ये जो मोशन है, राइट, इनका ये जो रेवोल्यूशन है ये स्टेबल नहीं होता है, राइट। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, राइट। तो ये कैसे हैं, एक्सेलेशन के अंदर जा रहे हैं। एक्सेलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम गाड़ी का जो स्पीड पैडल है उसको दबाएं तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलेट कहते हैं, राइट। तो अब किसी चीज़ को गति देने को हम एक्सेलेशन कहते हैं, राइट। तो उसी चीज़ से इन्होंने ये कहा कि ये जो पार्टिकल हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, इनको कहीं ना कहीं से गति मिल रही है, और इस गति के दौरान ड्यूरिंग एक्सेलेशन जब ये घूम रहे हैं तो ये कुछ एनर्जी को भी रेडिएट करते हैं, राइट। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। और क्योंकि ये अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, जब ये घूमते घूमते पूरी अपनी एनर्जी लूज कर देंगे तो ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, ये चीज़ उन्होंने कही थी, राइट। इफ दिस वर सो द एटम्स वुड बी हाईली अनस्टेबल, राइट। तो अगर ऐसा होता तो एटम्स क्या होते, अनस्टेबल होते, राइट। लेकिन हमने अभी पीछे पढ़ा है कि एटम्स बिल्कुल स्टेबल होते हैं। हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट वी नो, राइट। तो इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने एटम को एक्सप्लेन किया, हमें पता है कि एटम या मैटर उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उल्टा इसके बारे में बताया था, तो इसीलिए ये जो है वो क्या है, ड्रॉबैक है इनके मॉडल की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आया बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, नील्स बोहर ने अपना एक मॉडल जो है वो सामने रखा। तो नील्स बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। तो उन्होंने जितने भी अभी तक मॉडल्स आए थे एटम्स के,
और जो भी उनके पोस्टुलेट्स थे या ऑब्जेक्शन थे उनको कवर अप करने के लिए सबसे पहले उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए उन सभी के, राइट। सबसे पहला था ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, राइट। तो उन्होंने ये बात की कि ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स जो है वो वहाँ पे देखने को मिलती है हमें, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये उन्होंने अपने मॉडल में कहा था, राइट। दूसरी चीज़ क्या कही उन्होंने, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, राइट। तो जब ये अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, दूसरी बात उन्होंने अपने मॉडल में कही, राइट। उसके बाद द ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, राइट। तो ऑर्बिट्स और जो ये शेल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं इनको एनर्जी लेवल कहा जाता है। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर KLMN, राइट। और अगर नंबर्स में इनको रिप्रेजेंट किया जाए तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 करके उन्होंने अपने मॉडल में इस चीज़ की बात कही। तो ये था उनका बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। तो हर एक ऑर्बिट जो आप देख रहे हैं सर्कुलर में ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस है और एनर्जी लेवल 1 2 3 इस तरह से शेल्स जो है वो होते हैं और अल्फ़ाबेटिकली इनको KLMN इस तरह से डिनोट किया जाता है, राइट। तो अब नील्स बोहर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो कोपेनहेगन करके एक जगह थी वहाँ पे इनका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ, तो 7 अक्टूबर 1885 में, राइट। और बाद में इनको एक फिजिक्स के प्रोफेसर की तरह जो है वो अपॉइंट कर लिया गया, कहाँ पे, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की वहाँ पे 1916 में। बाद में चल करके इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इनके काम के लिए, क्योंकि इन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था वो कई हद तक सही था। 1922 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और अमंग प्रोफेसर बोहर्स न्यूमरस राइटिंग्स 3 अपेयरिंग्स एज बुक्स आर, राइट। तो ये राइटर भी थे, तो इनकी जो 3 किताबें हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये पहली उनकी किताब थी। दूसरी एटॉमिक थ्योरी एंड, राइट। तो दूसरी थी एटॉमिक थ्योरी और तीसरी थी दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। तो इन्होंने बाद में एटॉमिक थ्योरी की जो डिस्क्रिप्शन थी नेचर की कि किस तरह से एटम का नेचर होता है उसके बारे में भी एक किताब लिखी। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते अब हम लोग न्यूट्रॉन्स की तरफ। तो 1932 में जेम्स चैडविक करके एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कवर किया, राइट। उन्होंने बताया कि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही ये पॉजिटिव होता है जैसे कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं और ना ही ये नेगेटिव होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं नेगेटिव, राइट। इनका जो मास है वो नियरली प्रोटॉन जितना ही होता है, राइट। और इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, राइट। तो इनको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, राइट। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, राइट। तो न्यूक्लियस जो था वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एटम्स के न्यूट्रॉन्स जो थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, एटम के न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट थे, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के एक्सेप्ट हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, राइट। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एन, राइट। तो जनरली न्यूट्रॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से, राइट। द मास ऑफ एन एटम is therefore given by the sum of the masses of protons and न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, राइट। तो एक एटम का जो मास है वो किस तरह से दिया जाता है, तो अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन का और मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम कर देंगे तो आपके पास जो है वो एटम का मास निकल करके आ जाएगा। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें जो भी मॉडल्स हमने पढ़े हैं इनके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन हुई होगी, किस किसने क्या क्या चीज़ें जो है वो सामने रखी, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।